बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास। बेटा, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 4, जो कि आपका पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट है। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पीरियोडिक लॉस पढ़े थे, ड्रॉब्रिनियर लॉ ऑफ ट्राइएट, न्यूएनेंट लॉ ऑफ ऑक्टेव एंड मेंडलीफ लॉ। मेंडलीफ लॉ का टॉपिक बेटा आपका पूरा कवर नहीं हुआ था, उसमें आपने जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा था मेंडलीफ लॉ के बारे में। अब उस लॉ के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को हम डिस्कस करेंगे। तो आपका लेक्चर नंबर 10 है आपका आज मेंडलीफ लॉ। पीरियोडिक लॉ ही है, उसी की कंटिन्यूएशन है, और साथ में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को भी हम डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको मेंडली पीरियोडिक लॉ रिमाइंड करवा दूं कि आपको पता है कि मेंडली पीरियोडिक लॉ में 12 पीरियड्स थे, 8 ग्रुप्स थे आपके। और ग्रुप का मतलब होता है कि एक ही ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज आपस में एक दूसरे से रिसेंबल करती हैं। और एलिमेंट्स को इस लॉ के अंदर बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस अरेंज किया गया था। जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसको पहले रखा गया था, जिसका एटॉमिक मास कम है उसको जिसका एटॉमिक मास कम है उसको पहले रखा गया था, और जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है उसको नीचे की तरफ रखा गया था। तो ये आपका मेंडलीफ लॉ था। अब इसके एडवांटेजेस सबसे पहले क्या थे? क्योंकि ये आपका काफी सक्सेसफुल लॉ था अपने वक्त में, और काफी अरसे तक ये लॉ इम्प्लीमेंट भी रहा और ये पढ़ाया भी जाने लगा, लेकिन इसमें भी बाद में कुछ मिस्टेक्स आई। तो वो मिस्टेक्स बेसिकली क्या थी? सबसे पहले तो बेटा एडवांटेजेस हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके डिस्क्रिपेंसीज यानी कि मिस्टेक्स को देखेंगे। इट हेल्प इन सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, द स्टडी ऑफ सोडियम हेल्प्स टू प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अदर अल्कली मेटल as potassium, rubidium and cesium. It forcefully proved the concept of periodicity. देखिए बेटा, सबसे पहले तो इस लॉ की मदद से काफी हेल्प मिली हमें ये चीज जानने में, ये चीज डिस्कवर करने में कि एक ही एलिमेंट जैसे और भी एलिमेंट होते हैं जिनकी नेचर आपस में काफी रिसेंबल करती है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम की स्टडी से पता लगा कि पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम भी इसी के नेचर की तरह है। तो लिहाजा उन्होंने क्या किया, सबको एक ही ग्रुप में रख दिया। जैसे कि आपका ग्रुप 1 है, तो इसमें सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, रुबिडियम भी है, सीजियम भी है। तो उन्होंने जब इनको सोडियम की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया तो उसको पता लगा कि बाकी 3 की प्रॉपर्टी भी उसी से रिसेंबल करती हैं। तो इस पीरियोडिक टेबल की वजह से पीरियोडिसिटी के कॉन्सेप्ट को जो है वो स्ट्रांग हुआ। पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग हुआ कि एलिमेंट आपस में रिसेंबल करते हैं एक दूसरे के साथ। सेकंड, prediction of new element was made possible. Mendeleev predicted the physical and chemical properties of some element like eka boron, eka aluminum, and eka silicon. It helped in their discovery. Their properties were remarkably same as the predicted by Mendeleev. They have been named as eka scandium, gallium, and germanium. तो देखें बेटा, ये क्या था कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ स्पेसेस खाली छोड़ी थी, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पर जो है वो कुछ वैकेंट स्पेसेस को जो है उन्होंने छोड़ा था, और उन्होंने बताया था कि ये एलिमेंट इन फ्यूचर डिस्कवर होंगे। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही कि ये एलिमेंट जो है वो फ्यूचर में डिस्कवर हुए। जैसे कि सिलिकॉन उस वक्त डिस्कवर नहीं हुआ था, बोरॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, तो उन्होंने उसको नाम दे दिया एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम या एका सिलिकॉन का। अब मैनलीफ ने जो बताया, इनकी प्रॉपर्टीज को प्रोडिक्ट किया था कि इन फ्यूचर जब ये डिस्कवर होंगे तो इनके अंदर ये प्रॉपर्टीज मौजूद होंगी। तो ये वाली वो प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली थी भी जो मैनलीफ ने प्रिडिक्ट की थी। फ्यूचर में जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुए तो उनके अंदर वही प्रॉपर्टीज मौजूद थी जो कि मैनलीफ ने जो है वो अपने लॉस में जो है पहले से प्रिडिक्ट की हुई थी। तो उस लिहाज से काफी सक्सेसफुल लॉ था, सक्सेसफुल टेबल था आपका ये पीरियोडिक टेबल। मेनली पीरियोडिक टेबल हेल्प इन करेक्टिंग मैनी डाउटफुल एटॉमिक मासेस। अच्छा, इससे पहले जो पीरियोडिक टेबल्स बने थे न्यूलैंड का, डॉब्रेनियर का, उनमें एटॉमिक मासेस डाउटफुल थे, गलत थे। फॉर एग्जांपल, डॉब्रेनियर के एटॉमिक पीरियोडिक टेबल के अंदर बोरॉन का एटॉमिक मास, ब्रोमीन का एटॉमिक मास उन्होंने जो है वो 81.2 बताया था।
जबकि ब्रोमीन का एटॉमिक मास जो है वो उन्होंने ब्रोमीन का एटॉमिक मास 79.9 बताया था, लेकिन उसका एटॉमिक मास जो होता है वो 81.2 के अराउंड होता है। तो ये माइनर डिफरेंसेस आ रहे थे। मैंडलिफ के पीरियोडिक टेबल के बाद जो है वो मुख्तलिफ एटॉमिक मासेस जो पहले डाउटफुल थे या गलत थे, उनकी करेक्शन हुई, और मैंडलिफ ने बहुत सारे एलिमेंट के एग्जैक्ट एटॉमिक मासेस को बताया कि इनका एटॉमिक मासेस ये मौजूद होते हैं। अच्छा, इसके अलावा देयर वाज अ रेगुलर ग्रेडेशन इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इन अ सब ग्रुप। अच्छा, जो ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स अरेंज थे उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी जो है वो ग्रेजुअली डिक्री वो अरेंज हो रही थी। न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव वाला नहीं हुआ था। जिस तरह के न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या था कि उन्होंने जो अपना पीरियोडिक लॉ दिया था कि हर सातवें के बाद जो आठवां एलिमेंट होगा वो उसकी प्रॉपर्टी पहले से रिसेंबल करेगी, लेकिन ये पीरियोडिक लॉ सिर्फ 16 एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल हो रहा था, इससे आगे ये लॉ प्रूव ही नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से न्यूलैंड का लॉ फेल हो गया। लेकिन मैंडलीफ के लॉ में ऐसा नहीं था। उनके लॉ में जो उन्होंने ग्रुप्स डिसाइड किए थे जिस एलिमेंट के लिए, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वही ग्रुप मौजूद वही एलिमेंट उन ग्रुप में बिल्कुल फिट बैठ रहे थे। और ऐसा नहीं था कि अ, ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज उन ग्रुप से मैच नहीं करती उन्होंने उस ग्रुप में डाल दिया हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं था, लेकिन कुछ मिस्टेक्स आई थी बाद में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। द ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट इंडिकेट दैट द हाईएस्ट वैलेंट स्टेट इट कैन बी अटेन्ड। अब देखिए बेटा, ये तो वही बात थी जो प्रीवियस लेक्चर में बताई थी कि ग्रुप नंबर का मतलब क्या होता है कि एक एलिमेंट के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने बताया था कि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सिलिकॉन कौन से ग्रुप में है? 4 ग्रुप के अंदर। इसी तरह कार्बन के आउटर शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो उसका बिल्कुल आखिरी शेल बनता है, तो इसी वजह से कार्बन भी 4 ग्रुप के अंदर है। लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो लिथियम आपका ग्रुप 1 के अंदर है। तो ग्रुप नंबर उनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता था कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उन्हीं इलेक्ट्रॉन से फिर वैलेंसीज जनरेट होती हैं। वैलेंसीज के बारे में आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे कि वैलेंसीज क्या होती हैं। Mendeleev left many spaces vacant in his periodic table for unknown element and also predicted their properties. अब यहाँ पर इन्होंने जो है पॉइंट नंबर 2 को ही रिपीट किया है कि मैंडलीफ ने जो है वो मुख्तलिफ वैकेंट स्पेसेस छोड़ दी थी अननोन एलिमेंट की के अननोन एलिमेंट के लिए, कि वो इन फ्यूचर जो है वो डिस्कवर होंगे, और उनकी प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट कर दिया था, जो कि काफी हद तक सही भी थी। वो प्रिडिक्शन जो है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में बिल्कुल ठीक थी। अब ये तो होगा उसके एडवांटेजेस, और इतने सारे एडवांटेजेस थे, इसी वजह से ये लॉ जो है वो आज तक पढ़ाया जाता है। क्योंकि ये लॉ ऑल्थो एप्लीकेबल तो नहीं हुआ बाद में, क्योंकि इसमें कुछ मिस्टेक्स आ गई, लेकिन इस लॉ की वजह से मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बन सका। क्योंकि जब इन लॉस की मिस्टेक को पॉइंट आउट किया तो उन मिस्टेक्स को ओवरकम करके एक न्यू लॉ लेकर आए जो कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था। तो इनकी वो मिस्टेक कौन कौन सी थी? सबसे पहले तो there are 3 pair of elements of higher atomic masses placed before the elements of lower atomic masses. अब इसमें था क्या था कि कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मासेस जो है वो मेंडलीव खुद भी सही तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर सके, और उन्होंने एलिमेंट को गलत तरीके से अरेंज कर लिया। फॉर एग्जांपल आर्गॉन, आर्गॉन का एटॉमिक मास होता है 40 और पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39। पोटेशियम को ऊपर होना चाहिए था और आर्गॉन को नीचे की तरफ, लेकिन मेंडलीव ने गलत प्रिडिक्शन की। उन्होंने आर्गॉन के मास को कम प्रिडिक्ट किया और पोटेशियम के मास को ज्यादा प्रिडिक्ट किया, और आर्गॉन को पहले रख दिया और पोटेशियम को बाद में, जो कि गलत था, ये मिस्टेक थी। इसी तरह उनके साथ ये गलती कोबाल्ट और निखिल में भी हुई, क्योंकि कोबाल्ट का एटॉमिक मास 59.9 होता है, निखिल का एटॉमिक मास 58.6 होता है, लेकिन उनकी प्रेडिक्शन गलत हुई, और उन्होंने जो है वो कोबाल्ट को एटॉमिक मास कम दे दिया और निखिल का एटॉमिक मास ज्यादा दे दिया, और कोबाल्ट को ऊपर की तरफ रखकर निकिल को नीचे की तरफ रख दिया, वरना निकिल की जगह जो है वो नीचे बनती है और कोबाल्ट की निखिल की जगह जो है वो ऊपर बनती है और कोबाल्ट की जो है वो नीचे की तरफ पीरियोडिक टेबल में। और सेम मिस्टेक रिपीट हुई टेलीरियम के अंदर आयोडीन के साथ, क्योंकि इनके भी एटॉमिक मासेस में डिफरेंसेस आ रहे थे और उन्होंने उनकी अरेंजमेंट गलत कर दी। तो ये तो जो है वो उनकी पहली मिस्टेक थी।
दूसरी मिस्टेक, दिस टेबल डज नॉट गिव एनी इंडिकेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ आइसोटोप। अच्छा, इस पीरियोडिक टेबल में उन्होंने आइसोटोप के बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया कि आइसोटोप क्या होते हैं, हालांकि आइसोटोप किसी भी एलिमेंट के अंदर बहुत मैटर रखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैंने आइसोटोप के बारे में आपको चैप्टर नंबर 3 में बताया था। जो एलिमेंट के अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने एटॉमिक मासेस में वेरिएशन शो करता है। तो उन्होंने आइसोटोप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया, ये एक मेजर डिफेक्ट था। Dissimilar element placed in the same group, that is alkali metals, were placed with coinage metal, gold, cobalt, सिल्वर और गोल्ड। अब देखिए बेटा, यहां पर एक मिस्टेक ये हुई थी कि डिसिमिलर एलिमेंट को सेम ग्रुप में ऐड कर दिया था। जैसे कि आप ये ग्रुप 1 देख रहे हैं, ग्रुप 1 में जो अभी हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें गोल्ड नहीं होता, ये गोल्ड का सिंबल है AU। उसमें आर्गॉन भी नहीं होता AG, इस ये भी नहीं होता, कोबार्ट भी नहीं होता, सॉरी AG आपका सिल्वर का वो है, सिंबल है। तो इसमें सिल्वर भी नहीं होता और कोबार्ट भी नहीं होता। ये सारे आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट आप इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये एलिमेंट की जगह इस ग्रुप 1 में नहीं है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी ग्रुप 1 के बाकी एलिमेंट से रिसेंबल नहीं करती, बहुत डिफरेंस है दोनों के अंदर। लेकिन इन्होंने सबको एक ही ग्रुप में रख दिया, तो ये एक मेजर डिफेक्ट था कि डिसिमिलर एलिमेंट को एक ही ग्रुप में जगह दे देना, क्योंकि उन्होंने उनकी प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट करने में गलती कर ली। उन्होंने यही समझा कि इनकी प्रॉपर्टीज भी जो है वो लिथियम और सोडियम की तरह है, इसी वजह से उन्होंने सिल्वर और गोल्ड और कोबाल्ट को भी उसी ग्रुप में ले आए जिस ग्रुप में लिथियम और सोडियम थे। अच्छा, इसके अलावा एक और मिस्टेक ये हुई कि सिमिलर एलिमेंट को डिफरेंट ग्रुप में रख दिया। जो एलिमेंट सिमिलर थे और उनको एक ही ग्रुप में होना चाहिए था, तो उनको ब्रेक करके अलग अलग ग्रुप में रख दिया, ये भी एक मिस्टेक थी। इसके अलावा मेनली पीरियोडिक टेबल डज नॉट गिव एन आइडिया ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर का आइडिया नहीं दे पा रहा था ये पीरियोडिक टेबल, क्योंकि आइसोटोप को डिस्कस ना करने की वजह से एटम का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर भी डिस्कस नहीं हो रहा था। और दूसरा, एटम का स्ट्रक्चर डिस्कस करता है उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर, यानी कि उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। एटम का स्ट्रक्चर उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, जबकि मैंडलीफ ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था एटॉमिक मास के हिसाब से, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के हिसाब से। तो इलेक्ट्रॉन का तो कोई रोल आ ही नहीं रहा था इनके पीरियोडिक टेबल में, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर डिफाइन भी नहीं हो रहा था कि एक एटम में कितने रिंग्स बनेंगे, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ तक जाएंगे और उसका साइज कितना बड़ा होगा। Lanthanides and actinides have been assigned in the same place in the periodic table, which goes against periodic law. देखिए बेटा, आजकल के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, अगर आप अपने बुक में भी पीरियोडिक टेबल देखें तो ये तो आपका पूरा पीरियोडिक टेबल है, और पीरियोडिक टेबल के अंदर नीचे की तरफ ये दो ग्रुप बने हुए होते हैं। एक का नाम होता है लैथिनाइड सीरीज, एक का नाम होता है एक्टिनाइड सीरीज। ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, जिसको हम पीरियोडिक टेबल में इंक्लूड तो कर लेते हैं लेकिन स्टडी नहीं करते किसी भी लेवल पर। इंटर तक के लेवल पर आप लैथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स को स्टडी नहीं करते, क्योंकि इनका अभी फिलहाल आपकी केमिस्ट्री में कोई रोल नहीं होता, आगे एडवांस लेवल केमिस्ट्री में होता है। और इनकी कोई भी प्रॉपर्टी इन बाकी एलिमेंट की प्रॉपर्टी से रिसेंबल भी नहीं करती, ये बिल्कुल यूनिक होते हैं अपनी नेचर में। लेकिन मैंडलीफ से क्या मिस्टेक हुई कि उन्होंने लैथिनाइड्स और एक्टिनाइड सीरीज को अलग करने के बजाय उसी ग्रुप में इंक्लूड कर दिया, इसी पीरियोडिक टेबल के अंदर अपने इंक्लूड कर दिया, और ये बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक थी उनके पीरियोडिक टेबल के। So lactinides and actinide series have been assigned in the same place. The change in the atomic masses of the two successive elements is not constant, and it is not possible to predict the number of missing elements by knowing the atomic masses of two unknown elements. अब यहां पर जो मिसिंग एलिमेंट थे, जो एटॉमिक मासेस में जो चेंज आ रहा था वो किसी फिक्स ऑर्डर के हिसाब से नहीं आ रहा था। देखिए, जैसे यहाँ पर 27 है, 44 है, फिर 68 हो गया, 89 हो गया, यानी कि एटॉमिक मासेस में कोई फिक्स ऑर्डर नहीं था कि 10-10 के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, 20-20 के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो जब कोई ऑर्डर नहीं था तो ये पता नहीं लग रहा था कि ये जो वैकेंट स्पेसेस छोड़ी हैं, तो अगला एलिमेंट जो आएगा उसका एटॉमिक मास जो है वो 138 और 173 के बीच में ही होगा, या उससे ज्यादा भी हो सकता है। अगर उससे ज्यादा हो गया तो उसकी जगह चेंज करनी पड़ेगी, जो कि पीरियोडिक टेबल के लॉ के अगेंस्ट था, मेंडलीफ के लॉ के अगेंस्ट था। तो एग्जैक्ट एटॉमिक मासेस में डिफरेंस पता ना होने की वजह से नए एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को
प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो रहा था। तो बेटा ये कंक्लूजन बेसिकली इनके डिफेक्ट्स थे। On the basis of the above discussion, we can conclude that the classification of the elements on the basis of atomic masses was not correct. In other words, atomic mass is not a fundamental property of the element. अब बेटा जहन में रखिएगा कि इसकी हम कंक्लूजन पे क्या पहुंचे। कल से लेकर अब तक जो हमने लेक्चर सुना, उसमें जितने भी साइंटिस्ट थे पहले, उन्होंने जो भी पीरियोडिक टेबल बनाए, इनसे जो भी पीरियोडिक टेबल में मिस्टेक हुई, इन मिस्टेक का सबसे बड़ा रीजन क्या था कि उन्होंने एलिमेंट को उनके एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज किया था। हर साइंटिस्ट से सेम मिस्टेक हुई कि उन्होंने एलिमेंट को बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस अरेंज किया। डॉबरिनियर ने भी यही किया, न्यूलैंड ने भी यही किया, और मैंडलीव से भी यही मिस्टेक हुई कि उन्होंने एलिमेंट को जिसका एटॉमिक मास ज्यादा था उसको ऊपर रखा, जिसका एटॉमिक मास कम था उसको नीचे की तरफ रखा। ठीक है, उनकी अरेंजमेंट जो है वो चेंज करी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करी। तो ये मेजर मिस्टेक थी, क्योंकि एलिमेंट की प्रॉपर्टी, एलिमेंट की नेचर उसके एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करती। एलिमेंट की नेचर डिपेंड करती है उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। किसी भी एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से यूनिक जो चीज बनाती है वो उसका एटॉमिक मास नहीं बनाता, बल्कि वो उसका एटॉमिक नंबर बनाता है। क्योंकि दो एलिमेंट का एटॉमिक मास तो सेम हो सकता है, लेकिन दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता। पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर एक भी कोई भी दो एलिमेंट ऐसे नहीं है जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो। एटॉमिक मास तो सेम हो सकते हैं। तो ये मेजर मिस्टेक थी, और इसी मिस्टेक को ओवरकम करते हुए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। अगर ये मेजर मिस्टेक ना होती और एलिमेंट को उनके एटॉमिक मासेस के बजाय एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया जाता, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है वो ऊपर रहेगा और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो नीचे की तरफ आएंगे, तो पीरियोडिक टेबल में मिस्टेक नहीं होती। तो यहाँ कंक्लूजन तक लिखना है। प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट या मिसिंग एलिमेंट जो है ये आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये आपका प्रीवियस टॉपिक में कवर हो चुका है। प्रीवियस लेक्चर जो हमने यहाँ पर, सॉरी प्रीवियस लेक्चर नहीं, ये जो आपका प्रीवियस हमने ये जो पॉइंट्स पढ़े हैं, तो इन पॉइंट्स में ये कवर हो गया है एडवांटेजेस के अंदर। तो आपको सिर्फ कंक्लूजन तक लिखना है अपनी कॉपी के अंदर, ये आप नहीं लिखेंगे। इसके बाद आपके पास आता है बेटा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो कि हमारे पास ये लॉ है, और ये एग्जैक्ट पीरियोडिक टेबल है जो कि आज तक पढ़ाया जाता है, स्टडी की जाती है। सबसे पहले तो इसकी स्टेटमेंट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर इन द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। देखिए बेटा, सबसे पहले तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में आप देख रहे हैं किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं लिखा हुआ। उसकी वजह यह है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसी एक साइंटिस्ट ने खुद से नहीं बनाया, बल्कि ये मुख्तलिफ साइंटिस्ट की, मुख्तलिफ केमिस्ट की एक कंबाइन एफर्ट है। केमिस्ट मल्टीपल जो एक्सपर्ट्स है केमिस्ट्री के फील्ड के, ये उनकी कंबाइन एफर्ट है। हाँ, इनमें एक साइंटिस्ट का नाम आता है मुसैले, MOSELEY, मुजैले। मुजैले की कंट्रीब्यूशन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में सबसे ज्यादा है, लेकिन वो फाउंडर नहीं है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के, फाउंडर वो भी नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का फाउंडर कोई भी नहीं है, बल्कि ये मल्टीपल केमिस्ट्री एक्सपर्ट्स की जो है वो कंबाइन एफर्ट है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अंदर सबसे पहले क्या है कि किसी भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को जो स्टडी करने का क्राइटेरिया सेट किया गया वो क्या था? बाय एटॉमिक नंबर। किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को स्टडी करने के लिए उनके एटॉमिक नंबर को डिस्कस किया गया, क्योंकि ये बात बाद में डिस्कवर हुई कि किसी भी एलिमेंट में जो मेन रिएक्शन होता है, जब एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, तो वो फॉर्मेशन तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। इलेक्ट्रॉन गेन होगा या इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, एक अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देगा जबकि दूसरा उसको एक्सेप्ट कर लेगा, गेन कर लेगा। तो इस वजह से क्या पता लगा, और इलेक्ट्रॉन ही इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो सेम रहते हैं हर एलिमेंट के अंदर, जब केमिकल रिएक्शन हो जाए उनका तब भी सेम रहते हैं। तो इसी वजह से इस डिस्कवरी के बाद उन्होंने एलिमेंट को पीरियोडिक, जो फिर उनके एलिमेंट के पीरियोडिक फंक्शन को बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से अरेंज किया।
अब देखें बेटा, जिस तरह मैंडलीफ का पीरियोडिक टेबल था वैसे ही इसमें है। इसमें भी आपके पास टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स 8 है। ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये आपके मॉडर्न पीरियोडिक के टेबल के अंदर टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स 8 हैं। और ग्रुप की डेफिनेशन आपको पता है, क्योंकि ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी आपस में रिसेंबल करती है। इसके अलावा जो पीरियड्स हैं, नंबर ऑफ पीरियड इस पीरियोडिक टेबल के अंदर 7। मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ पीरियड, टोटल नंबर ऑफ पीरियड आपके पास कितने थे? 12। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स आपके 7 पीरियड्स हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा, इसके अलावा एक बात और जहन में रखिएगा, अगर आप अपने बुक का पेज नंबर 64 देखें पीरियोडिक टेबल का, तो हाइड्रोजन यहाँ के बजाय बिल्कुल टॉप पर बीच में बना हुआ है। इस तरह सेंटर में बना हुआ होगा पीरियोडिक टेबल के। उसकी वजह यह है कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी ग्रुप के साथ मैच नहीं करता। इसकी बिल्कुल यूनिक प्रॉपर्टी है। इस वजह से ना तो ये ग्रुप 1 में एडजस्ट होता है और ना ये ग्रुप 7 में एडजस्ट होता है, बल्कि ये किसी भी ग्रुप में एडजस्ट नहीं होता। यहां पर हम लिख देते हैं पीरियोडिक टेबल, अक्सर पीरियोडिक टेबल के अंदर आप हाइड्रोजन को ग्रुप 1 के साथ कंबाइन देखेंगे, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रुप 1। अगर आपके पास एग्जाम में ग्रुप 1 का नाम लिखने को आते हैं, ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स के नाम लिखने को आते हैं, तो आप लिथियम से स्टार्ट लेंगे, हाइड्रोजन से स्टार्ट नहीं लेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन इस ग्रुप का पार्ट नहीं है। तो ये आपका टोटल पीरियोडिक टेबल था। बीच के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये आपके ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं। इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। और यहाँ पर हर एलिमेंट के हिसाब से जो है वो उनके मार्क्स भी दिए हुए हैं, उनके जो है वो की पॉइंट्स भी दिए हुए हैं कि फॉर एग्जांपल जितने भी नॉन मेटल हैं वो ग्रे कलर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, जितने भी अल्कली मेटल्स हैं वो आपके ऑरेंज से हैं। इसी तरह हर जो है वो मेटल को एक स्पेसिफिक कलर दिया हुआ है। तो इससे आपको एक बात और ये पता लगती है कि हमारे अर्थ के अंदर जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली मेटल ही हैं, किसी न किसी फॉर्म में, चाहे वो अल्कली मेटल हो, अल्कलाइन अर्थ मेटल हो, ट्रांजिशन मेटल हो, मेटलॉइड हो, मेटल्स हो। लेकिन ज्यादातर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आपके मेटल हैं। नॉन मेटल बहुत ही कम है। अगर आप देखें तो इस पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ नॉन मेटल एलिमेंट सिर्फ 8 हैं। एक यहाँ पर हाइड्रोजन, और जो है वो आपके 6 यहाँ पर। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन मेटल जो है वो आपके 8 भी नहीं, सॉरी 7 नॉन मेटल्स हैं। बाकी सारा आपका पीरियोडिक टेबल मोस्टली जो है वो मेटल से कंपोज होकर ही बनता है। तो यहां तक आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ही इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और इसके पीरियड्स और ग्रुप को स्टडी करेंगे। ये पीरियोडिक टेबल जस्ट फॉर योर नॉलेज है, आपको इसको कॉपी नहीं करना है। अब कॉपी जो है वो आपको मैंडलीफ तक का जो है वो सारा वर्क करना है। ओके क्लास, टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।